Hello, future officers. Welcome to D's Coded once again. Today we are going to take up the questions on the concept of sequence and series. Before starting it, I would like to tell you one thing that on our Telegram channel we have posted some revision questions for polity, and we'll be taking up the solution to those questions through a video medium. And these questions have been made keeping in mind what UPSC has asked in the previous year regarding the polity. Seeing those themes, we have gone through current affairs, and on the basis of that, we have combined both the PYQs and the current affairs, and we have tried to make some questions so that in the real examination, if something on those line comes, then you can definitely answer it in a better way. We'll try to make you revise. ये जो क्वेश्चंस होंगे अब हर पीवाईक्यू के टॉपिक पर, ये एक दिन छोड़कर एक दिन आएंगे, और जो कोई टॉपिक अगर बहुत बड़ा होगा तो उसमें रेगुलरली आएंगे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव डेज पे आएंगे अगर टॉपिक बड़ा है तो, नहीं तो ऑल्टरनेटिव डेज पर आएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी की अभी ऑल्टरनेटिव डेज पर आए हैं, जैसे कि आपका कल आए थे 10 क्वेश्चंस, तो अब संडे को 10 क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम उन क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन ले लेंगे, उससे आपको वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब सीक्वेंस एंड सीरीज को शुरू करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से आपके पास अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप 5 to 10 क्वेश्चंस का इसमें मान लीजिए कि आपके पास एडवांटेज बन सकता है, मिनिमम 5 तो बनेगा ही। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपने नंबर सिस्टम के अंदर चीजों को जाना है कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन, ये जो चीजें होती हैं क्या होती हैं। दूसरा है ये अल्फाबेट की फॉर्म में भी सीक्वेंस एंड सीरीज को पूछ देता है, तो उसमें आपको अल्फाबेट्स के वो याद करनी है बस कि ए की पोजीशन क्या होती है, बी की कितनी होती है, सी की कितनी होती है, डी की कितनी होती है, नंबर की फॉर्म में से 26 अल्फाबेट्स होते हैं आपके पास। तो आप ये अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप लिख लें उन अल्फाबेट्स को और उनकी नंबरिंग कर दें, उनको उनके नंबर्स को समझ लेंगे तो आपको वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इनको करने के लिए जैसे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की इसमें बात करोगे तो वो आपके पास मिल जाएंगे। जैसे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अंदर कि देखिए जैसे क्या हो सकता है कि जैसे सीरीज इस फॉर्म में दी होगी कि जो स्क्वायर्स होते हैं जैसे कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे फिर अगला नंबर जो सीरीज में आएगा वो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही फिर 6 का स्क्वायर आ जाएगा। एक सीरीज इस तरीके की हो सकती है, एक क्यूब की सीरीज हो सकती है कि 2 का क्यूब आ गया, फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा सीरीज में वो 3 का क्यूब आ गया, तो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 4 का क्यूब हो सकता है, तो ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। फिर कोई सीरीज ऐसी हो सकती है कि वो ऐसे दी हो कि जैसे यहाँ 1 था तो 1 into 2, फिर जो अगला नंबर इस सीरीज में आ रहा होगा वो आ जाएगा 2 into 3, फिर अगला आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3 into 4, मतलब इस वाले का तो पैटर्न 1 2 3 चल रहा है और इसका पैटर्न 2 3 4 चल रहा होगा। ठीक है, इस फॉर्म में आ सकता है, या फिर कोई ऐसा आ सकता है कि कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा, जैसे आपकी एक चीज आ जाएगी 5 7 9, ठीक है, तो ये 2 का डिफरेंस, फिर ये 2 का डिफरेंस, फिर ये ऐसे हो सकता है कि ये फिर से 2 का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे फिर 13 आ जाए, फिर 2 का डिफरेंस, तो ये नंबर किसी भी नंबर का डिफरेंस आ सकता है। तो सीरीज के ये टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज हो सकती है कि जैसे ऐसे पूछ ले कि अ, यहाँ पे जैसे दो इसने गायब कर दिए, जैसे ए के बाद बी आता है फिर सी आता है, तो इसने ऐसे कर दिया ये कि ऐसे चल रही है, ए डी चल रहा है, फिर यहाँ बी आता है तो बी के बाद सी और डी को गायब करके बी ई आ गया, तो अब ये पूछ लेगा कि नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी। जैसे यहाँ तो सी था, पर नेक्स्ट इन दोनों के बीच में जो नेक्स्ट गैप आएगा सी के बाद डी ई एफ, तो ये डी एफ हो गया, ऐसे आ जाएगा। तो एक ऐसी सीरीज बन सकती है अल्फाबेट्स की फॉर्म में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिस तरीके की सीरीज वो पूछ लेता है। ठीक है, अब आगे जो है जितने ज्यादा इसके क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा दिमाग हैबिचुअल हो जाएगा सीरीज के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में। इसमें मेन है कि आप जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे तो उतना ज्यादा आपका माइंड जो है सीरीज के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसमें हमने अरुण शर्मा की जो बुक है कैट की, उसमें से क्वेश्चंस को वहां से इंस्पायर हो गए हैं हम, वहां से क्वेश्चंस को हमने इंस्पायर होके क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट किया है, क्योंकि यूपीएससी भी उसी किताब से क्वेश्चन उठाता है और उसके वैल्यू चेंज कर देता है बस, और कुछ नहीं करता उससे ज्यादा, या फिर उस क्वेश्चन को किसी तरीके से मैनिपुलेट कर देता है।
वही क्वेश्चन रहते हैं। तो हमने भी उसी बुक से इंस्पायर होकर किया है ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को हिट कर पाएं एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये कुछ उसके आपके एग्जांपल्स हैं जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके 15-16 क्वेश्चन होंगे, इनको आप करोगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी इनके अंदर। तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहले थोड़े इजी क्वेश्चन होंगे, फिर थोड़ा सा लेवल अपने आप इसका इंक्रीज होता हुआ आप देखोगे। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म, इसमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। अब देखिए, पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये सीरीज चल कैसे रही है। आपके पास यहाँ दिया है, क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, आप इसको देखते चलो कि क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या मिसिंग सीरीज है। जैसे आपके पास दिया है 0, 3, 8, 15, 24, 35 और 48। तो 48 के बाद जो अगली टर्म आने वाली है वो हमें फाइंड करनी है इसके अंदर। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 3 का। अगर आप सीरीज को ढंग से देखोगे, यहाँ देखोगे कितने का गैप आ गया, 5 का आ गया। यहाँ 7 का आ रहा है आपके पास, हो रहा है ना। फिर यहाँ पे आपके पास कितने का आ जा रहा है, 9 का। फिर यहाँ आ रहा है आपके पास 13 का। फिर 15 का आ रहा है। तो इसका मतलब इनके बीच में, सॉरी, 11 का आएगा, यहाँ 13 का, फिर यहाँ 15 का आ जाएगा इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 2 2 का गैप इसमें चल रहा है, 2 2 2 2 का गैप, 2 का गैप। आई होप यू आर गेटिंग दिस कि ये कैसे हो रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा और ठीक से हम इसको लिख लेते हैं। देखिए, आपने अभी देख लिया इसको, इसमें ऐसे चल रहा है 2 3 8 15 24 35 और 48। आप देख सकते हो यहाँ 3 का, यहाँ इसमें आपके पास 5, यहाँ आपके पास 7, यहाँ आपके पास, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 13 आ जाएगा। तो मतलब ये दो के गैप से आगे बढ़ रहा है। तो अब 13 में आप 2 प्लस कर दो तो 15 आ जाएगा। तो इस वाले नंबर में आपको प्लस 15 करना है। तो इसमें प्लस 15 कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, 3, 4 और 1 5 और 6, तो 63 आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि चल रहा है ऐसे 2 5 6 की फॉर्म में, फिर 64 की फॉर्म में, फिर 16 और फिर 4। इसमें आपको पहला ये फाइंड करना है क्या होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये 2 का स्क्वायर है, जैसे दिख रहा होगा आपको। ये आपका 4 का स्क्वायर है। ये आपका किस चीज़ का स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका हो जा रहा है 16 का स्क्वायर। क्या आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको, एक चीज़ आप इसमें और देखो यहाँ पर कि अब जैसे आप 16 को 4 से डिवाइड कर दो, 64 को 16 से डिवाइड कर दो, या 256 को 64 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास यहाँ पर 4 ही आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब यहाँ पर भी 4 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा। तो ये सीरीज ऐसे चल रही है, तो ये आंसर आपका 1 हो जाएगा यहाँ। तो इसका आंसर है ए आपके पास। ठीक है, सो नाउ विल टेक अप क्वेश्चन नंबर 3। So we know that in English alphabets the position of B is 2, and then the position of G is 7। G 7 नंबर पे आता है और K आपका 11 पे आता है। तो आप इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालोगे 7 और 2 का, तो 5 आएगा। और अब 11 और 7 का निकालोगे तो मतलब 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट डिफरेंस है 5 4, ये 3 आएगा। तो मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें आप 11 में अगर 3 ऐड कर दोगे, 11 में 3 ऐड करने का मतलब है आपका 14। तो जो 14th नंबर पे, जो 14th नंबर पे अल्फ़ाबेट होगा आपके पास, वो इसका आंसर है, जो कि है एन। 14th नंबर पे एन आता है, आप काउंट करके देख लो, इसका आंसर है ए यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 7 15 27 और हमें क्वेश्चन मार्क वाला फाइंड करना 63। ठीक है, आप यहाँ देखो कि 7 और जो 8 है, ये इसका डिफरेंस आपस में 7 और 15 का डिफरेंस 8 आ रहा है, और आपका 15 और 27 का डिफरेंस आ रहा है 12। ठीक है, तो ये 2 की टेबल की फॉर्म चल रही है। ठीक है, 2, ओ सॉरी, 4 की टेबल चल रही है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 0 12, तो 4 4 ज़ा 16। अब 27 में 16 को ऐड कर लो आप। 27 के अंदर आप 16 को ऐड करके देख लीजिए क्या बनता है। 27 प्लस 16, तो इसका मतलब यहाँ 16 होना चाहिए ना डिफरेंस।
तो ये आपका आ जाएगा 13 का 3, ये 3 और 43, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी होगा 43। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 425 600 825 110 1425। अब इसको थोड़ा देखते हैं इसमें क्या बन सकता है। पहले हम चेक करते हैं। अब इसमें हमें पहली कोई टर्म अगर नहीं दी होती, कभी कभार पहली टर्म कभी कभार हमें नहीं दी होती, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट से शुरू करके देखते हैं। तो लास्ट की दो टर्म्स का डिफरेंस देखो कितना आता है। लास्ट की दो टर्म्स का डिफरेंस है 325। फिर उससे पहली वाली का देखो, इनका डिफरेंस आ रहा है 275। फिर इन दोनों का डिफरेंस आपके पास आ रहा है यहाँ पे 225। फिर इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 175। तो आप देखो कि ये आपस में डिफरेंस है 50 का, यहाँ भी 50 का, यहाँ भी 50 का। तो मतलब अगर मैं 175 में से 50 माइनस कर दूं तो यहाँ 125 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, 425 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 0 0 4 माइनस 1 3। तो इसका आंसर आपके पास आ गया ये 300, जो कि है बी इसका ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन को, तो ये है पहला 1 स्क्वायर हो गया। अब फिर ये 121 क्या होता है, 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 121 होगा। फिर आप 1 1 1 का स्क्वायर कर लो, वो आपके पास आएगा 1 2 3 2 3 2 1। आप फिर 1 1 1 4 टाइम्स का स्क्वायर कर लो, वो आपके पास आएगा 1 2 3 4 3 2 1। तो अब हमें अगली टर्म फाइंड करनी है, तो हम 5 वंस को लेंगे और उसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो ये आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, जो है आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलो, जो है 7। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे इन क्वेश्चंस की, उतना आपको इसका वो दिखता जाएगा सीक्वेंस कि क्या बन पा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट है आपका 0.005, फिर अगला है 0.05, फिर आपका डैश है जो फाइंड करना है, फिर 5 है। आप देखो कि एक एक पॉइंट कम हो रहा है। यहाँ से एक पॉइंट कम हुआ तो 0.05 आया, तो यहाँ से एक पॉइंट और कम हो जाएगा तो 0.5, फिर 0.5 से एक पॉइंट और कम कर दोगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका सीक्वेंस ये चल रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ये वाला सी, सी आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि एक अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन हमें फिर से दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ है, ऐसे दिया है आपको, दे रहा है ए बी सी डी ई एफ जी। फिर अगला आपको दे रहा है जी ए बी सी डी ई एफ। फिर अगला आपको दे रहा है एफ जी ए बी सी डी ई। इसका मतलब आप ये देखो कि जो आखिरी में टर्म आ रही है वो हमेशा पहले में पहुंच जा रही है यहाँ पे, फिर जो आखिरी में आ रही है फिर वो पहले पहुंच जा रही है, और फिर बाकी सबको फिर से लिख दिया जा रहा है। तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले ई आ जाएगा, ठीक है, फिर एफ जी ए बी सी डी। तो ये बन जाएगा इसका ई एफ जी ए बी सी डी। तो किसमें ई एफ जी ए बी सी डी, ए आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको दिया है ये, इधर देख लो, ये दिया आपको 1,1,1,2,16, 3,81। तो आप इसको देखो, ये तो वन, यहाँ वाला जो है ये और ये तो 1 2 3 की फॉर्म में चल रहा है, पर इसको देखो ये हो रहा है 1 का स्क्वायर। फिर अगला इसमें देखोगे तो आपका 4 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। फिर अगला इसमें देखोगे 3 के बाद तो ये 9 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब आप इसको फिर से यहाँ रीराइट करेंगे अगर, तो ये आपका था 1,1, 1 कॉमा आपका इधर था, एक मिनट, 1 कॉमा, वो सॉरी 2,16 और 3,81। ये आपके पास था 2,16 और ये था 3,81। तो इसका मतलब ये हो रहा था यहाँ पर कि वन, ये वाली तो 1 2 और 3 की सीरीज चल रही थी, और ये चल रही थी 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और ये आपका था 3,9 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें देख लो कि इनके बीच में डिफरेंस ये जो आ रहा है, ये खुद में ये 3 का आया डिफरेंस, ये इसके बीच में खुद में 4 का डिफरेंस आया।
जो टर्म्स है, ठीक है, नहीं सॉरी 5 का, तो 2 का, तो इसका मतलब अगले वाले में 7 का डिफरेंस आएगा, तो 9 में 7 ऐड करोगे 16 बन जाएगा, तो हमें 16 का स्क्वायर देखना पड़ेगा, यहाँ पे तो 4 आ जाएगा और यहाँ 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 4 और 356, ये आपका इसका आंसर है सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, 10th वाला, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आगे आप चलाते जाओ, ये आपका सीधा सीधा है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर, ठीक है, ये आगे ऐसे चलता जाएगा, इसको चलाते चलाते 8 टर्म इसकी ढूंढ लेना क्या आएगी और आंसर निकल जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा, क्या है हमारे पास। ये आपका 40 24 16, ठीक है, 40 24 फिर 16 है आपका, और फिर है 12 फिर 9 फिर 10, तो इसमें क्या बनेगा, ये मिसिंग टर्म, चेक कर लो इसको क्या बनता है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, कोई इसमें बहुत दिक्कत वाली बात तो नहीं है आपके पास, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप। ठीक है, आप ये खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ये क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, ये थोड़े आसान है। तो और हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, इस जो ये जो सीरीज चल रही है, इसमें अगला टर्म आपका क्या होगा ये पूछ रहा है ये, ठीक है, ये जो सीरीज आपके पास है यहाँ पर, इसमें आपका अगला टर्म क्या होगा ये आपको बताना है इसमें। तो ये है आपका जेड वाई एक्स, ठीक है, तो ये देखो डब्ल्यू था यहाँ, तो ये आपका अगर पीछे से लिखोगे तो आपका आप ऐसे कह सकते हो कि के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसको देखना शुरू करते हैं इसमें हो क्या रहा है। देखिए इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू तो है, उसके बाद आपकी दो टर्म्स गायब हो जा रही हैं जो कि हैं ये दोनों यू और वी, फिर टी से शुरू कर रहा है, फिर ये टी एस आर क्यू, ये चार टर्म फिर ले रहा है ये, फिर इसमें क्या हो रहा है देखो कि फिर से ये दो टर्म गायब हो जा रही हैं, ठीक है, ये फिर से दो टर्म गायब हो रही है यहाँ पर, है ना, फिर से आ रहा है आपके पास के एल एम एन, यहाँ पर देखो के एल एम एन, दो टर्म गायब हुई, ओ और पी ये वाली टर्म्स गायब हो गई, फिर क्यू आर एस टी, ये क्यू आर एस टी, तो हमें कुछ नहीं करना, इसके जो पहले जो ये जैसे कि आपके पास था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, तो आपके पास क्या हो रहा है कि के बाद दो टर्म गायब कर दो आई और जे, तो फिर अगली टर्म एच आएगी यहाँ पर, है ना, फिर आएगा एच जी एफ ई, ये आएगा इसके बाद, तो इसकी अगली टर्म एच है, तो इसका आंसर एच हो गया यहाँ सी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी की बात नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वैसे देख लीजिए बड़ा आसान ही है, कुछ इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चल रहा। आप देखो यहाँ 16 था, फिर डी, फिर 7, फिर 18 जी 10, और 21 के 14, और ये आपके पास है 25 पी 19। अब पहले वाला देख लो कि पहले वाले में तो 16 में +4 हुआ, 18 आ गया, फिर 18 में आप +4 करोगे तो 21 आएगा, 21 में +4 करोगे 25, फिर 25 +4 करोगे 29, तो इसमें एक ही ऑप्शन बन रहा है ऐसा, तो वो ये है, तो डी आंसर आ जाएगा आपका, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, जो है क्वेश्चन नंबर की बी जेड एच टी एन एन और जेड बी। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा कि ये
देखो अपनी सीक्वेंस को आप ढंग से देखो कि जैसे बी के बाद एच फिर एन फिर जेड। ठीक है, देखो बी एच एन और जेड। तो अगर उल्टा भी उल्टा चल के देखो अब, तो बी के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे? एच। एच आना चाहिए, बी के बाद एच आना चाहिए। फिर एच के बाद आपके पास फिर से ये एन आ जाना चाहिए, तो एन आ रहा है यहाँ पर। फिर एच फिर जेड फिर टी फिर जेड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? यहाँ आपके पास आ जाएगा ये आपका टी, है ना, ये टी एच आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये उल्टी ही चल रही है। तो फिर आएगा जेड टी एन एच बी। ठीक है, ये उल्टा चल रहा है, कुछ नहीं है। जैसे कि ये सीधा चल रहा है फिर ये उल्टा चल रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा टी और एच, टी आएगा इसका ऑप्शन आपके पास। ठीक है, नथिंग इज देयर, इट इज जस्ट मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। जैसे आप अगर सीधा देखोगे तो उसी को उल्टा देख लो पीछे जाते हुए, तो आपको ये पता लग जाएगा यहाँ एच और टी आने वाला है, टी और एच आने वाला है, मतलब कुछ नहीं हो रहा, रिवर्स हो रहा है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है आपके पास जे टू जेड, ठीक है, के फोर वन सेवन बी एच सिक्सटीन आर एफ ट्वेंटी टू पी। अब देखो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। अब नंबर्स को देखो, टू से फोर पे जा रहा है तो टू का इंक्रीमेंट हो गया, फोर से थ्री पे जा रहा है, सेवन पे जा रहा है, थ्री का इंक्रीमेंट हो गया। फिर सेवन से आपके पास जा रहा है आगे ये, वेट करें, हाँ, फिर ये हमें तो ये वाला तो हमें फाइंड करना है। तो फिर ये सेवन से आपके पास इसमें फोर ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ इलेवन आना चाहिए मतलब कि। तो जिसमें इलेवन है उसी टर्म को पकड़ो, बस इसको काट दो, इसमें इलेवन है ही नहीं। अब आगे चलते हैं, तो इलेवन में आप आगे फाइव ऐड करोगे तो सिक्सटीन आ जाएगा, सिक्सटीन में फाइव ऐड करोगे तो ट्वेंटी टू आ जाएगा। ठीक है, सिक्स करोगे तो, जैसे इलेवन में आपने फाइव ऐड किया तो आपके पास सिक्सटीन आया, अब सिक्सटीन में आप सिक्स ऐड करोगे ट्वेंटी टू आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखो, ये पीछे वाला चेक करो अब जरा आप एक बारी, तो आपको दिखेगा जो ये वाली टर्म्स हैं पीछे वाली, ये आपकी चलेंगी ऐसे कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू आपका है, तो आर क्यू पी। तो आप देख पा रहे हो कि एक एक टर्म छूट रही है, कि पी के बाद एक चीटी आर आ गया, यहाँ से देखना शुरू करो कि जेड से शुरू हुआ, वाई को छोड़ा एक्स आ गया, फिर डब्ल्यू को छोड़ा वी आ गया, फिर यू को छोड़ोगे टी आ जाएगा, तो जिसमें भी टी है ना आखिरी में वो होगा, तो टी एक ही में है, तो आपका आंसर ए आ गया, इसमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जो पीछे वाले अल्फ़ाबेट हैं वो इस तरीके से चल रहे हैं यहाँ पर, कि जेड के बाद एक टर्म छोड़ी फिर एक्स लिख दिया, फिर एक्स के बाद एक टर्म छोड़ी फिर वी लिख दिया यहाँ पर, फिर वी के बाद एक टर्म छोड़ोगे यू, तो यहाँ टी आ जाएगा इसका मतलब आखिरी में, और इसके बीच का तो ये आखिरी में टी आया, और नंबर हम इसका निकाल ही चुके हैं, इलेवन आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर टी के बाद आप एक टर्म छोड़ो एस, तो यहाँ पे आर आएगा, फिर आर के बाद एक टर्म छोड़ोगे क्यू, तो यहाँ पर पी आएगा। ठीक है, तो सॉल्व हो गया, इसमें एक ही ऑप्शन बन पा रहा है जी इलेवन टी, तो आपका आंसर है ए। अब आप आगे चलते हैं, ये है, इसमें फिट करके देखना है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं एक बारी, ए एन ई स्लैश बी ए ई बी बी एन ई बी, तो मतलब एन ई, यहाँ से आप देख के पता लगा सकते हो कि एन और ई के बाद बी आ रहा है, तो एन और ई के बाद यहाँ बी आएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो कि दो बी के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पर मतलब ए आ गया आपका। फिर आप देखोगे कि ए के बाद एन आ रहा है, ए के बाद एन आ रहा है, तो यहाँ एन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। तो ये आपके पास, इसका मतलब ये ऐसे बन रहा है ए एन ई बी बी, ए एन ई बी बी, ए एन ई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास बी बी, फिर ए एन ई बी बी, तो ये आपका बन जाएगा बी एन ए बी ई, बी एन ए बी ई, बी एन ए बी ई, तो डी आंसर आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। ठीक है, व्हाट शुड बी द टेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट if the first half of English alphabets of English are reversed, मतलब जो पहले
आधे अल्फाबेट्स है ना, उनको रिवर्स करके लिख दिया अगर हमने, जैसे हमारे पास ऐसे होता है ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इसमें 13 होते हैं आपके पास अल्फाबेट्स, टोटल 13 होते हैं। तो आप 13 काउंट कर, मतलब 26 होते हैं टोटल, तो आधा हो जाएगा 13। तो ये हाफ को ही बोल रहा है कि हाफ को रिवर्स करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको ये एम तक के जो अल्फाबेट्स हैं इनको रिवर्स करके लिख देना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा MLMKJIHGFEDCDA, और उसके बाद ये NOPQRSTUVWXYZ ये वापस आ गए, ठीक है। तो आपने ये 13 यहाँ से उल्टे कर दिए, और बाकी 13 जो थे NOPQRSTUVWXYZ वो लिख दिए। अब आगे देखो क्या कहता है। अब ये कहता है कि which letter should be the 10th letter to the left of the 9th letter from the right। 9th letter from the right, अब राइट से चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9th लेटर आर पे आ गया, ठीक है। 9 लेटर आर पे आ गया। अब ये कह रहा है इस 9th लेटर से के लेफ्ट में विच लेटर शुड बी द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर। अब इसके लेफ्ट में आप 10th लेटर चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका एफ आ रहा है जो 10th लेटर है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, जो भी आपके फर्स्ट 13 एलिमेंट्स थे, जो फर्स्ट हाफ एलिमेंट्स होते हैं इंग्लिश लेटर के, उसको अपने उल्टा कर दिया। फिर उस सीरीज को फिर से लिख दीजिए, फिर उसको में से आप राइट में से चलिए। राइट में से चलेंगे जेड से काउंट करते हुए, तो पहले यहाँ पे 9th लेटर देखना है राइट से, तो वो आपके पास है आर। अब उस 9th लेटर के लेफ्ट में देखना है 10वां लेटर कौन सा है, तो यहाँ से 10 काउंट करिए जो एफ पे पहुंचते हो, तो इसका आंसर है एफ आपके पास, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो है एन एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड बाय अ क्लास टीचर इन द आफ्टरनून ऑफ अ वीक डे। ठीक है, किसी भी एक दिन समझ लीजिए उसको एप्लीकेशन मिलती है आधे दिन पे, आफ्टरनून में। नेक्स्ट डे शी फॉरवर्डेड टू द स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, उसने अगले ही दिन उसको स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर को, जो सेकंड डे था उस पर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर को उसने फॉरवर्ड कर दिया। हु वॉज ऑन लीव दैट डे, वो उस दिन छुट्टी पे था, मतलब वो लेटर उसको पहुंचा नहीं। द स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर पुट अप द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल नेक्स्ट डे। अब स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ने क्या किया कि तीसरे दिन जो है प्रिंसिपल के पास लेटर पहुंचा दिया इवनिंग में, ठीक है। द प्रिंसिपल स्टडीड द एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ द मैटर द सेम डे, फिर इसी दिन पे एप्लीकेशन जो है खत्म हो गई, इसके अगले दिन नहीं बढ़ी वो, ठीक है। मैटर ऑन द सेम डे दैट इज सैटरडे, और जिस दिन वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई वो सैटरडे था। तो अब जो है फ्राइडे को, मतलब स्टूडेंट के पास एप्लीकेशन आ जानी थी, पर स्टूडेंट एब्सेंट था फ्राइडे को, तो फ्राइडे को उसने एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करी, सैटरडे को करी। और मैडम के पास जो है एप्लीकेशन वो थर्सडे को ही आ गई थी। अब किसी स्टाफ ने दी होगी मैडम को, अब देखते हैं आगे। विच डे वॉज द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द इनवर्ट क्लर्क। तो इसका मतलब जो मैम थी पहले, मतलब जो क्लास टीचर थी, उनको क्लर्क ने दी होगी, तो क्लर्क ने उनको सेम डे ही दी है। उन्होंने क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव करी है उन्होंने आफ्टरनून में, इसी दिन पहले दिन, तो थर्सडे को करी है, मतलब तो ये पूछ रहा है कि विच डे वॉज एप्लीकेशन रिसीव बाय द इनवर्ट क्लर्क, तो थर्सडे को, क्योंकि मैडम को थर्सडे को ही दोपहर में मिली है। उन्होंने उसको नेक्स्ट डे जो है स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर को दे दिया, पर वो फ्राइडे को, जो नेक्स्ट डे फ्राइडे था, उसको वो एब्सेंट था, तो उसने फिर सैटरडे को प्रिंसिपल को दी, प्रिंसिपल ने उसी दिन उसकी सुनवाई कर दी, तो उसका सोल्यूशन मिल गया। तो अब आगे चलते हैं। अगला है कि ये आपके पास एक सीक्वेंस दिया है यहाँ पर, ठीक है। हाउ, अब ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं कि जो वॉवल के अलावा, जैसे वॉवल्स होते हैं इसमें हमारे पास ए, वॉवल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनके अलावा जो भी आपके लेटर बचते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, वो सारे आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल। मतलब कि जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद वॉवल होना चाहिए यहाँ पर,
ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, पर उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा देखना है आपको। तो अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, कि कॉन्सोनेंट से पहले यहाँ नंबर नहीं होना चाहिए और कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल होना चाहिए। तो अब चेक करना शुरू करते हैं। देखो, ऐसे कॉन्सोनेंट है उसके आगे वॉवल है, नहीं है। क्यू एक कॉन्सोनेंट है उसके आगे वॉवल है, ए हाँ है। और क्या क्यू से पहले कोई आपका वर्ड है, वो है नंबर? नहीं, तो एक हो गया, पहले एक ऑब्जर्वेशन मिल गई है। अब आगे चलो, अब कॉन्सोनेंट ढूंढते रहो सारे। आप कॉन्सोनेंट की जगह वॉवल ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि वॉवल कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल होना चाहिए। तो वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट जो आ रहा है, देखो, फिर ए के बाद अगला वॉवल है ई यहाँ पर, ठीक है, पर ई से पहले जे है, ठीक है, ई से पहले जे है, और उससे पहले एक हैश है, तो मतलब नंबर तो नहीं है, एक सिंबल है। तो दूसरा ये हो गया, एक कॉन्सोनेंट है जे, उससे पहले वॉवल है ई, और जे से पहले जो है वो प्रिसीड हो रहा है कौन? एक सिंबल। कोई नंबर तो प्रिसीड नहीं हो, तो दूसरा ये होगी। अब फिर से ई के बाद और देखो वॉवल कौन सा है, यू है, पर यू से पहले तो थ्री है, नहीं हो पाएगा। आगे कोई और वॉवल है, नहीं है, तो दो दो पॉसिबल है इसमें। तो ऐसे दो बारी हो रहा है, तो टू टाइम्स हो गया, एक ये एक ये। अब आगे चलते हैं। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द above arrangement, each of which is either immediately preceded by a vowel or immediately followed by a symbol but not both? एक ऐसा कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है जिससे पहले या तो वॉवल है या फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट के बाद कोई यहाँ सिंबल है, पर दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सोनेंट को ढूंढ लो, जितने जितने वॉवल है उनको ढूंढ लो। ए है, ए से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, पर उस कॉन्सोनेंट के, नहीं नहीं, आपको सॉरी वॉवल ढूंढने हैं। तो किसी भी वॉवल के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसमें चेक करोगे आप। तो ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट है नहीं, फाइव है यहाँ। तो ई के बाद कॉन्सोनेंट है कोई? नहीं है। यू के बाद कोई कॉन्सोनेंट है? नहीं है। तो ये तो कैंसिल हो गया कॉन्सोनेंट वाला। ये कह रहा है ना कि वो कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल होना चाहिए या फिर उसके कॉन्सोनेंट के बाद एक सिंबल होना चाहिए। तो अब किसी भी वॉवल से पहले तो कोई कॉन्सोनेंट आई, कोई किसी भी वॉवल के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ ही नहीं रहा। एक वॉवल है ए, यहाँ पर ए वॉवल है ये, इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर अगला वॉवल है ई, इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर अगला वॉवल है यू, इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि किसी भी अब कॉन्सोनेंट के आगे सिंबल आना चाहिए। अब सिंबल देखो सारे, परसेंटेज। तो अब परसेंटेज से पहले एक कॉन्सोनेंट है जो है एन, यहाँ पर देखो, और उससे पहले कोई वॉवल नहीं है, तो एक केस तो वन हो गया यहाँ पे। अब और सिंबल देखो, एक केस है हैश, इसके पैसे नहीं, ये नहीं चल पाएगा। अगला है डॉलर, पर डॉलर से पहले तो वॉवल है, ये भी नहीं केस होगा। फिर अगला है डी, ये एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स से पहले डी है और उससे पहले कोई वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट ही है, तो एक दूसरा ये हो गया। अब आगे चलते हैं। और सिंबल एक है एट द रेट, पर ये वॉवल से वहां पे, इसको हटा दो। फिर अगला सिंबल आपका सी है, ये इससे पहले डब्ल्यू है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, पर उससे पहले वॉवल नहीं है, तो अगला केस ये हो गया। तो आपके पास तीन केस बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर आपका डी है, थ्री। ठीक है, दिस इज डन। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको दिया हुआ है ये कि 45 40 35, तो इसमें पहली नेगेटिव टर्म आपकी कौन सी होगी? ठीक है, पहली नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, ये कौन सी होगी? तो आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप चेक करो ध्यान से कि ये 5 से घटता जा रहा है, ये फिर 5 से फिर घट गया। तो पहली नेगेटिव टर्म कब आएगी? देखो, अब इसको हम लिख लेते हैं हम खुद ही। 45 था, फिर 40 हो गया, 5 कट गया, फिर 40 में से फिर 5 माइनस करोगे 35 हो गया, फिर 35 में से फिर 5 माइनस करोगे 30 हो जाएगा, फिर माइनस करोगे 25। ऐसे चलते जाना जब तक नेगेटिव टर्म ना आ जाए। फिर 25 में से माइनस करोगे 20, फिर 20 में से 15, फिर आ जाएगा 10, फिर 10 में से 5, फिर 5 में से माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 0 के बाद -5। तो पहली नेगेटिव टर्म है -5। तो ये कितने पे आ रही है चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहली नेगेटिव टर्म है 11th टर्म। तो इसका आंसर है बी आपके पास। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के। अब सभी टाइप के क्वेश्चन ले लिए आपके लिए, तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो टेस्ट बनाएंगे उसमें और थोड़ी डिफिकल्ट डाल देंगे, और फिर पीवीक्यू करा देंगे, आपके सारा क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, इसमें रॉन्ग कौन सा है? अब देखो, बेसिकली क्या हो रहा है, ये 31 था, फिर 22 हो गया, मतलब ये
रिड्यूस हो रही है, फिर और कम हो जा रही है -32, फिर -89 ना -32 से कम होता है, और -174 -89 से। तो आप देखोगे कि इस पूरी सीक्वेंस में जो है ना 30 ना बढ़ रहा है सिर्फ, बाकी सब कम हो रहे हैं, तो 30 इसमें रॉन्ग टर्म है, तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है, वो है आपका सेकंड वाला। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है, कौन सी होगी। अब इसको थोड़ा सा देखो, ये रॉन्ग टर्म वाले में ये आपका नहीं है, यहाँ पे ये आपका 26 से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आपको इसमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है, तो इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा पहले। तो मैं 26 को देखता हूँ एक बार, थोड़ा सा कुछ करके कुछ हमारे पास हो पाता है तो। आप 26 को लिखिए, 4 × 5 20, ठीक है, +6, तो आपका 26 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे चेक करते हैं थोड़ा सा। अब हम 26 को मल्टीप्लाई करते हैं आपका 6 से, तो ये क्या आएगा, 26 × 6, 6 and 6 36, and 3 6 2s are 6 × 2 is 12, and 3 15, 156। अब ये 156 है, इसमें क्या ऐड करूँ कि 163 बन जाए, तो 7 ऐड करने में बन जाएगा। तो एक ये मेरे हिसाब से एक ये सीरीज शुरू हो रही है यहाँ पर, कि जैसे एक मिनट, ये हमने थोड़ा सा इसको रिमूव कर दिया, कि जैसे यहाँ 4 था मेरे पास, ठीक है, ये एक मिनट, इसको आप रिमूव करो यहाँ से ना ये। ओके, सो मेरे को एक सीरीज दिख रही है यहाँ पर कि 4 × 5 20 अगर मैं करता हूँ, और फिर मैं इसमें 6 ऐड कर रहा हूँ, 26 आ रहा है। अब मैं 26 को 6 से मल्टीप्लाई करके फिर 7 प्लस करता हूँ, 163 आ रहा है। तो अब मैं और करके देखता हूँ, अगर मैं 163 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें 8 ऐड कर दूँ, तो क्या मेरे पास ये आता है। अब चेक करते हैं फिर। 7 × 3 21, 2 और 6, 6 7 ज़ा 42 और 2 44, 4 और 4 7 1 7 and 4 11। तो ये आपके पास आएगा 163 इंटू 7 प्लस, अभी ये आया आपका 1141। अब इसमें आप 8 ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, 1149। तो मतलब ये एक तरीके की सीरीज तो बन रही है यहाँ पे, मैं कह सकते हैं हम। ठीक है, इसको थोड़ा सेपरेट करिए, तो सीरीज बन तो रही है ऐसी एक। तो अब आप आगे चेक करो, 1149 को आप मल्टीप्लाई करो 8 से, और उसमें 9 ऐड करके देखते हैं तो क्या ये आता है। चेक करते हैं, आपके पास है ये 1149। ठीक है, 1149 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 9192 प्लस 9 इज इक्वल टू आपका है 9201 आ गया है। अब आपको चेक करना है, 9201 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 10 ऐड करना है। देखते हैं आपके पास ये आता है कि नहीं। अगर ये नहीं आया तो यही रॉन्ग टर्म है। अभी तक तो कोई रॉन्ग टर्म नहीं मिल रही है, क्योंकि सीरीज पूरी होती जा रही है। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 9201 को 9 से, तो आप 9201 को 9 से अगर आप करोगे तो आपके पास आ रहा है 9018 199 ज़ा 81 और 82। तो ये नंबर खुद ही आ गया यहाँ पे। तो 82809, अब इसमें 10 ऐड कर दोगे तो ज़्यादा बन जाएगा, तो मतलब यही जो नंबर है यही रॉन्ग है आपका, ये वाला। तो 8209 इज द रॉन्ग नंबर। आपका ये रॉन्ग नंबर ही फाइंड करना है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ, जिसमें फिर से हमें रॉन्ग फाइंड करना होगा। ठीक है, ये आपका है 4 39 269 1605 8009 32 001। ठीक है, अब मुझे किसी तरीके से 39 का यूज करके 269 को प्रोड्यूस करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 39 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 39 को 7 से मल्टीप्लाई अगर मैंने किया तो आपके पास आया 39 × 7। आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 273 आ गया यहाँ। अब 273 आ गया, अब मुझे इसको 269 लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा, या 2 स्क्वायर, 4 या 2 स्क्वायर माइनस करूंगा तो 269 आ जाएगा। अब मैं आगे चेक करता हूँ इसके लिए कि क्या अगर मैं 269 को, क्योंकि यहाँ तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया,
तो मैं 269 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 269 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 269 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1614। ये आया आपका 1614। अब मुझे 1605 लाना, तो मुझे इसको 9 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसका मतलब। तो 9 से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि ये 3 स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 1605 आ रहा है। तो अब ये नंबर तो कम होते जा रहे हैं और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और अगला 4 का स्क्वायर अगर बन गया तो सीरीज मतलब सेटिस्फाई हो रही है। तो अगला देखो 1605 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर, ठीक है, 1605 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर आपने 4 स्क्वायर से, तो अगर मेरे पास 8009 आ गया तो सीरीज मतलब मेरी चल रही है आगे तक। तो 1605 इंटू 5, 25, 2, 6, 5, 30, 0, 3, 5 और 8, 8025 में से आप 16 माइनस कर दोगे, यहाँ पे आएगा 8025, इसमें 16 माइनस कर दोगे तो डेफिनेटली आपका 8009 बन रहा है। अब आप फिर से चेक करो कि 8009 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 25 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 8009 इंटू 4, 36, 6, 3, 3, 0, 32। अब इसमें 25 अगर आप माइनस करोगे तो आपका ये आपका आ रहा था 32036। तो आप 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका 32011 आ रहा है। तो मतलब यहाँ तक तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। पर हम 4 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं। देखो यहाँ तक तो ये सीक्वेंस चलती जा रही है, पर 4 को ऐसा क्या करें कि अगर जैसे 4 था तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 32 आएगा, क्योंकि सीरीज के हिसाब से तो यहाँ पे 8 आना चाहिए 4 के लिए। अगर सीरीज जैसे चल रही है कि यहाँ इस नंबर को 7 से किया, इस वाले नंबर को आपने 6 से किया और माइनस कर दिया 3 स्क्वायर, इसमें माइनस 4 स्क्वायर किया था, इस वाले नंबर को आपने फिर किया 5 से और उसमें से माइनस कर दिया 4 स्क्वायर, इस वाले नंबर को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से माइनस कर दिया 5 स्क्वायर, तो ये आ गया। तो 4 वाले में भी ऐसे हो चाहिए, या 4 को, क्योंकि यहाँ 7 था, यहाँ 7 6 4, 7 6 5 4, यहाँ पे 7, आपका 7, यहाँ पर 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, ये कम होता जा रहा है, तो मतलब 4 वाले केस में यहाँ पे 8 होना चाहिए था आपके पास। तो 4 इंटू 8 करना 32 आया। अब इसमें से माइनस से कुछ करोगे तो और कम हो जाएगा, 39 नहीं बन रहा, तो इसके मतलब ये जो 4 वाला टर्म है ना, ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है ए, क्योंकि ये 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो विद दिस वी आर done with these questions on your concept of sequence and series. आई होप दीज आर क्लियर टू यू। अब हम आगे क्या करेंगे, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको ले लेंगे और फिर आपको पीवाईक्यू भी दे देंगे इसके सॉल्व करके, तो आपके पास और रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। आप इन क्वेश्चंस को और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे इन क्वेश्चंस की, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको खुद अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर उससे माइंड में जो है ना सीरीज को पकड़ने का एक वो अपने आप एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। जब आप सीरीज को देखोगे तो आपको दिखने लग जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है खुद ही। ठीक है, विद दिस वी लाइक टू कंक्लूड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।